So today we start with the introduction and physiology. What is physiology? Anyone? ये किस किस्म का नॉलेज है जो हमने पढ़ना है? Study of function of system. So study of function of the system is called the physiology. उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे? इल्मुल अबदान. एक मेडिकल कॉलेज में लिखा हुआ था इल्मुल अबदान, ये ह्यूमन बॉडी का जो इल्म है, व्हाट इज द फंक्शन टू रेगुलेट द ह्यूमन बॉडी, टू रेगुलेट द ह्यूमन बॉडी is called the knowledge of physiology. So it is concerned with the origin of chemical and physical changes in the human body, physical and chemical changes in the human body. What is the basic unit of the human body? Cell. Okay. किसी को पता है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ सेल इन द बॉडी? अप टू ट्रिलियन. हाउ मैनी ट्रिलियंस? 60. In our book it is written 100 trillion cells are working, are present in different shape of the body. हमारे बॉडी के अंदर 100 trillion cells are present in the different shape. या तो वो सेल हैं, या वो टिश्यू हैं, या वो ऑर्गन है. In these 100 trillion cells, about 25 trillion cells are present in the shape of WBC, red blood cell, or other cells of the blood cell. So 25% कह लें या 25 trillion cells are present in the shape of blood cells. And what are the remaining? That is the 75 or other cells which are the constituent of the tissues and the organ of the body. हमारे जितने भी organ हैं या tissue हैं, these are made up of different type of cells. So these are the basic unit of the cell. आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी दो चीजों पर मुश्तमिल है. किस चीज पर है? जो मेनली पोर्शन है, इट इज कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड और वाटर. ठीक है, पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा? तो 60% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्लूइड और वाटर एंड द रिमेनिंग इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द. ये लिखने की क्या जरूरत है आप लोगों का? कुछ बुक्स में 80 नहीं है. 80 तो कहीं भी किसी बुक में नहीं लिखा हुआ. 60 to 65 तो है, 80% कहीं भी लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, किसी बुक में लिखा हुआ. 70-80% अगर आप वाटर कर दें कि सिर्फ 20% सॉलिड पे आप कैसे चल सकते हैं, मुझे ये बताएं. मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा. 20% सॉलिड पे आप नहीं चल सकते, आपकी मेंटेनेंस नहीं रहेगी. अब 60% भी है. उससे पहले क्या बात हो रही थी? हाँ, ये लिखना छोड़ें आप लोग, ये सब बुक्स में लिखा हुआ है. ये सारा कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है. ये जब आप अपनी गाइटन का पहला सफ़ा या पहला चैप्टर खोलेंगे, उसमें तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी. ठीक है, इसलिए आपको शेड्यूल हम डिस्प्ले कर देते हैं नोटिस बोर्ड के ऊपर. ठीक है, नोटिस बोर्ड के ऊपर
कमिंग वीक का शेड्यूल एक हफ्ते पहले हम डिस्प्ले बोर्ड पे लगा देते हैं कि हमने नेक्स्ट वीक क्या पढ़ाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले पढ़ कर आएँ। अगर थोड़ा सा आप पढ़ कर आएंगे तो लेक्चर समझने में आसानी होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं बोर्ड यूज़ करूं। अगर कोई और टॉपिक है, हो सकता है कि मशीन भी यूज़ करनी पड़ जाए। तो मेरे लेक्चर में कोशिश करें कि आप समझने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश ना करें। ये तमाम बुक्स में लिखा हुआ है, लिखा हुआ आप दोबारा पढ़ लेंगे जाके, जो यहाँ बताया जा रहा है वो मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये वेरिएबल है, एग्जैक्ट नहीं है। सो दिस फ्लूइड पोर्शन इज डिवाइडेड इनटू टू, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज कंसिस्ट ऑफ 1/3 ऑफ द फ्लूइड। ये जितनी भी वैल्यूज हैं फिजियोलॉजी के अंदर, ये सारी इस तरह वो बयान करता है। 1/3, 2/3, 1/4, 60% अप टू मार्क, या रेंजेस बताएगा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो एग्जैक्ट फिगर कहीं भी आपको इस तरह की नहीं मिलेगी। सो 1/3 ऑफ दिस फ्लूइड is consist of extracellular fluid and 2/3 is the intracellular fluid. अब ये जो extracellular fluid है, इससे क्या मुराद है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड से क्या मुराद है? बड़ा आसान सवाल मैंने पूछा आपसे, आप बताएं। आपसे पूछ रहा हूँ। इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। अब इनसाइड की तो समझ आ गई, इनसाइड की समझ आई कि जितना कुछ है सेल के अंदर है। तो एक्स्ट्रा फ्लूइड कहाँ जाएगा? बॉडी कंसिस्ट ऑफ 60% फ्लूइड वाटर। ठीक है, ये तो बात समझ आ गई। उसमें से मैंने ये कहा है कि 1/3 इज द एक्स्ट्रा ECF एंड 2/3 इज द ICF। उन्होंने ये बताया कि जो 2/3 है वो सेल के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 1/3 बाकी रह गया सेल के बाहर। इसे क्या मुराद है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लस those fluid which is present in the circulatory system. okay, those fluid जिसको हम कहते हैं मेनली इज द ब्लड। तो इंटरस्टिशियल प्लस फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन वेसल कह लें या सिंपल फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास लिम्फ वेसल भी हैं और दूसरी वेसल भी हैं। तो हम अगर ये सर्कुलेटरी सिस्टम कह लें तो या वेसल कह लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें ब्लड भी आ जाएगा, प्लाज्मा भी आ जाएगा। जो ब्लड के कांस्टेंट हैं कि अपना सॉलिड पार्ट कौन सा है, प्लाज्मा पार्ट कौन सा है, ये ब्लड के कांस्टेंट हैं। उसके बाद लिम्फेटिक फ्लूइड आ जाएगा जो लिम्फ वेसल के अंदर है। सो फ्लूइड प्रेजेंट आर फ्लूइड ट्रेवल इनसाइड द वेसल। बात समझ आ गई? ठीक है, और इंट्रासेलुलर जैसे इन्होंने कहा कि जो फ्लूइड के उसके सेल के अंदर है, और जो उसमें आ गया इंटरस्टिशियल स्पेसीज में, वो पोर्शन किसका है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। अब हैं तो दोनों ही फ्लूइड, हैं तो दोनों ही फ्लूइड, बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। आयंस जो हमारी बॉडी के लिए, फिजियोलॉजी में आपको 4 आयन याद करना जरूरी है: सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम।
इसी के ऊपर आपकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी बेस है। ये चार अगर आपको याद आ जाएंगे तो तमाम की तमाम फिजियोलॉजी के आइन हर सिस्टम के अंदर आपको इनसे पाला पड़ेगा। कोई सा भी सिस्टम ले लें, सेल ट्रांसपोर्ट ले लें, नर्व मसल ले लें, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ले लें, इवन के रेस्पिरेटरी सिस्टम लें, इन तमाम के तमाम में ये चीज़ें आपका सर खाती रहेंगी। ठीक है, तो इसको या आपने कंपोजिशन ऑलमोस्ट याद रख लेनी चाहिए कि कौन सी किसकी कंपोजिशन एक्स्ट्रा में ज़्यादा है, किसकी कंपोजिशन इंट्रा में ज़्यादा है। तो सोडियम और पोटाशियम, कैल्शियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड की एक्स्ट्रा में कंपोजिशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इंट्रासेलुलर। वहाँ पर भी मौजूद है बट उसकी कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर। और अगर पोटाशियम को हम ले लें, एक दो आयन ले लें, बाकी तो जब हम बाकी सिस्टम पढ़ेंगे वह खुद आ जाएगा। तो पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है वो इनसाइड ज़्यादा है। अब एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है दैट इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, व्हाट इज मेंट बाय होम्योस्टेसिस? क्या मतलब है? मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। अब जो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, इससे क्या मुराद है? इंटरनल एनवायरनमेंट को एक साइंसदान ने कहा था मेलियो इंटीरियर, मेलियो इंटीरियर, और उसने कहा था जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, mainly dependent on the concentration of the extracellular fluid। अब इस extracellular fluid या intracellular fluid को मेंटेन रखने के लिए जो भी मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, उसको हम होली सोली कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी में सिंपल वाटर का लेवल ज़्यादा होता है, हम 4-6 गिलास पानी के ज़्यादा पी लेते हैं, क्या होगा? तो बॉडी उसको अपने हिसाब से मेंटेन रखने के लिए यूरिनेशन हो जाएगी, या गर्मियों का मौसम में तो स्वेटिंग हो जाएगी। और अगर अपोजिट हो, बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हो गई है तो बॉडी किसको नीड करेगी कि पानी चाहिए मुझे, वाटर चाहिए मुझे, ठीक है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हम पानी पिएंगे। इस तरह अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? बोलो, आपसे, आपके सामने खड़े के आपसे पूछ रहा, आप पूछ रहे, आपसे मुझसे पूछ रहे। 37 क्या है? सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस। ये फिंगर टिप्स पे चीजें याद होनी चाहिए आपको। मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ना है, मैंने हर किसी से पूछना है। ये तो कोविड हो गया, मैं आगे नहीं जा रहा, इधर से पूछ रहा हूं मैं। तो जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी को टेम्परेचर बढ़ जाता है दैट इज कॉल्ड कंडीशन इज द फीवर। तो उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, क्या ये तो एक डिजीज हो गई ना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर क्या होगा? हमारी अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? पहले सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी बॉडी उसको कंट्रोल करिए थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, जो एक आपको आएगा बॉडी, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, स्किन बॉडी टेम्परेचर,
उसमें जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू एनवायरनमेंट कि उसकी वजह से हमारा अपना बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, 97 से बढ़ के 1 या 2 डिग्री ऊपर हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए होम्योस्टेसिस में जो भी एक बच्चे ने कहा था कि स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग हमें क्यों होती है गर्मी में? क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्वेटिंग हो रही है। और अगर सर्दियां हो गई हैं तो शिवरिंग हो रही है, या हमें नीड होगी कि हम वार्म क्लोथ हम यूज़ करें, वार्म क्लोथ हम यूज़ करें। तो ये तो एक दो एग्जांपल हैं इसकी। अब ये कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं या डिफरेंट सिस्टम हैं वो हमारी अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए क्या असर रखते हैं। एक दो सिस्टम की बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम हम ले लें, इसका एक फंक्शन बता दें क्या है। आप बताएं। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, जो ये रेस्पिरेशन है इसका मेन फंक्शन क्या है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग तो है ही है, और क्या फंक्शन है? गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज। अब रेस्पिरेशन में हम इनहेल कर रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें हमारे काम की चीज़ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे काम की चीज़ है, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट है, उसको हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है। ऑक्सीजन क्या करती है? नहीं, हीमोग्लोबिन से तो कंबाइन होके कैरी होती है आगे। हैं? ये तो बहुत सारे फंक्शन बताती है। मेन एक चीज बता दें कि उसकी यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में क्या करती है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है मुख्तलिफ जगहों पे जाके। ठीक है। मेन फंक्शन इसका ये है कि एट द एक्सपेंस ऑफ द ऑक्सीजन कंबंक्शन, क्या कहते हैं उसको, जलाने के लिए जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि ऑक्सीजन जब जलती है, इवन कि अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ना हो तो आपका चूल्हा भी ना जले। ऐसे ही है ना? है या नहीं? तो ऑक्सीजन जब तक हमारी बॉडी में नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी का कोई भी मैकेनिज्म या केमिकल एक्शन या रिएक्शन काम नहीं करेगा। अब वो जो बात कही इन्होंने हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन कैरिंग एलिमेंट है। ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होती है और ट्रांसफर होती है, ट्रेवल करती है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रीच एट द सेलुलर लेवल। क्या वजह है कि ड्यूरिंग सर्कुलेशन ऑक्सीजन डिलीवर नहीं करता, वो अपने साथ साथ लिए फिरता है? कोई वजह इसकी? It mainly solely dependent on the concentration of the oxygen where it is reached। जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी या जहाँ ऑक्सीजन के लेवल कम होगा वहाँ ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन डिलीवर करेगा, अदरवाइज उसने ऑक्सीजन को नहीं छोड़ना। ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, बॉडी के लिए बेनिफिट है थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिट है फॉर द बॉडी, कि जब ऑक्सीजन जाएगी डिफरेंट एक्शन करेगी और उसमें काम करेगी। अब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई है, अब क्या बना? हाँ? क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट। ऑक्सीजन था हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट, ऑक्सीजन था यूजफुल प्रोडक्ट।
कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट। उसको रखना जरूरी है या उसको बाहर निकालना जरूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर वापस आना ही आना है, ठीक है। ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी मैकेनिज्म में, सर्कुलेटिव मैकेनिज्म में ही वापस उसने आना है। मगर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में ट्रेवल करती है, एज ए कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रेवल करती है, और कुछ पोर्शन इसका हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन है। ऑक्सीजन जो है वो मेनली कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन के साथ, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रेवल इन 3 डिफरेंट कंडीशन। 70% इज मेनली इन द शेप ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये जब रेस्पिरेशन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज आ जाएंगी। हैं? हाँ हाँ, किसमें? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बताते हैं कि ये सेल है, ठीक है। यहाँ पे पहले ऑक्सीजन आई, यहाँ पे ये यूटिलाइज हो गई ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंट्रा सेलुलर। ये सेल है, ये इंट्रा सेलुलर है या इंटरस्टिशियल है, या इंट्रा सेलुलर है और ये इंटरस्टिशियल पोर्शन है। यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है सेल के अंदर। ये बात क्लियर है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड बनी है सेल के अंदर, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ हो गई है ज्यादा। ये डीप इसको हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फिलहाल यहाँ पे आप इतना समझ रहे हैं कि यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, या इसको दूसरे तरह के यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम आ रहा है उसमें कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा थी, यहाँ पर कम थी। तो यहाँ से ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगी सेल की तरफ, यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ गई है, जो पहले थी वो अब इंक्रीज हो गई है। जब ये इंक्रीज हुई एज कंपेयर टू द एडजेसेंट पोर्शन, या यहाँ पे अगर ब्लड वेसल जा रही हैं उसमें भी उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके यहाँ से इधर और यहाँ से इधर और फिर वापस लंग की तरफ। ये सारे मैकेनिज्म आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। अब एक सिस्टम और देख लेते हैं कि जीआईटी हमारी फिजियोलॉजी में क्या करता है। सिर्फ डाइजेशन करता है? हाँ? डाइजेशन तो प्रॉब्लम है जाके स्टमक का। जीआईटी स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से। तो फिर सबसे पहले क्या हुआ? इनटेक ऑफ फूड। तो जीआईटी में सबसे पहले ये आता है कि हमने कोई भी फूड हम खा रहे हैं, कोई भी फूड हम खा रहे हैं एज ए न्यूट्रिएंट फॉर द बॉडी, बॉडी की न्यूट्रिशन के लिए फूड का होना जरूरी है। ये बात सबको पता है ना। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? पीछे वाले नहीं बोलते? आवाज नहीं आती मेरी? ना खाएंगे तो क्या होगा? वीकनेस हो जाएगी। क्यों? एनर्जी नहीं होगी हमारी बॉडी में। सो फॉर द एनर्जी न्यूट्रिशन आर नेसेसरी। तो न्यूट्रिशन हमें किस शेप में मिलेगी? कि जो हम फूड इनटेक करेंगे। अब जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, नहीं ये बात है, मुझे आपके क्वेश्चन समझ नहीं आया। भूख को कैसे मेंटेन करेगी? आप रोजा रखते हैं 12 घंटे का, 16 घंटे का, बॉडी कैसे मेंटेन करती है?
ये तो फिर अब आप बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे या जब हम आपको पढ़ाएंगे आगे चीज़ें, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अभी तो इस वक्त आपको सिर्फ एक हम सिंपल एक नॉलेज दे रहे हैं कि फिजियोलॉजी हमारी बॉडी में कि हमारी ज़रूरत क्या क्या है। अब आप ये कहेंगे कि हम फूड तो खा रहे हैं, उसमें हमारी ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या रोल है? कोई रोल है बॉडी के मेंटेनेंस में? आगे मैंने बताना था अभी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, वो उनका सवाल बीच में आ गया। मेरा सवाल है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल और स्केलेटन। दांत तो मैंने पूछे नहीं अभी आपसे। नो नो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम किसको कहते हैं? पहले चलो ये तो क्लियर कर लें। इंक्लूडिंग द मसल एंड द स्केलेटन। अब इसका क्या रोल है बॉडी के अंदर, इसके मेंटेनेंस में? मैं बात अभी फूड की कर, उसके हवाले से बताएं। नो 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 नो, आप बताएं। मेरा सवाल समझ आया? सवाल ही समझ नहीं आया? हाँ जी, हंटिंग ऑफ द फूड। फूड को ये तलाश कर रहा है, उसके फूड खुद ब खुद चल के आपके पास नहीं आएगा। फूड की जो इनटेक है वो चल के आपके पास नहीं आएगी, आपने उसके पास जाना है। फूड के पास आपने जाना है, यानी कि सीकिंग ऑफ फूड, फूड को आपने तलाश करना है। जैसे अगर आपको भूख लग रही है तो आप घुसेंगे किचन के अंदर और सबसे पहले किस में जाएंगे? फ्रिज में घुसेंगे, कोई ना कोई चीज़ उसमें मिल जाए। तो ये किसने काम किया? आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। उसके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में वो चल के गया है आपके किचन तक या रेफ्रिजरेटर तक, और वहाँ से उसने फूड उठाई है, कैप्चर की है। अब उसने उसको इनटेक करना है, उसके बाद आपके जीआईटी का फंक्शन शुरू हो रहा है। अब समझ आइए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी की मेंटेनेंस में क्या रोल? एज इट इज कोई रोल नहीं उसका, बट सीकिंग आर फूड। अगर जब तक हम फूड नहीं लेंगे, फूड जब तक हम नहीं लेंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी, या जब तक फूड बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा। अब एज इट इज जो हम फूड खा रहे हैं, क्या वही हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है या उसका मजीद हिस्से बखरे होते हैं? उसका ब्रेक डाउन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, मुख्तलिफ उसमें प्रोसेस होता है, फिर वो कहीं जाके हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं या वो हमें यूटिलाइज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये और इसी के साथ एक छोटा सा सिस्टम और हम देख लें कि व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर। एक्सक्रीशन ऑफ बाइल तो करते ही है, ठीक है, बाइल भी उसका एक फंक्शन है। तो जो स्टोर भी कर रहा है, बाइल का एक्सक्रीशन है, तो जो बाइल है वो हमें डाइजेशन में प्रोसेस में अमल करता है उसका, ठीक है। तो लीवर जो है एक इसका फंक्शन और भी है कि डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। डिटॉक्सिफिकेशन यानी लीवर के मुख्तलिफ बेशुमार फंक्शन है जो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे। अब है नेक्स्ट चीज आती है कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ दीज ऑल थिंग, कि इसका जो कंट्रोल है वो कैसे हो रहा है। कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस वो क्या करता है? हार्मोन्स नंबर 1, nervous system number 2. So mainly is the CNS or nervous system, या यूं हम कह लें कि nervous system consists of 2 CNS और ANS, ठीक है। nervous system consists of 2 portion, central nervous system and autonomic nervous system,
एंड सेकंड इज जो उन्होंने बताया था कि हार्मोन, कोई और भी इसके अलावा? एक चीज इसी बुक में लिखी हुई है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आगे वो लफ्ज लिखता है कि रिप्रोडक्शन इटसेल्फ होम्योस्टेसिस में उसका रोल नहीं है, बट इज द रोल इज द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर, फीटस की ग्रोथ हो रही है, उसको मेंटेन करने के लिए थर्ड सिस्टम उसने दिया था, रिप्रोडक्शन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? जस्ट एक हम, अब उसमें तीन चीजें हैं। एक है सेंसरी आउट इनपुट, सेंसरी इनपुट, और फिर है सेंट्रल कंट्रोल और मोटर आउटपुट। सेंसरी आउटपुट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल ये स्किन है, इसको मैं टच कर रहा हूं, या किसी फ्लेम के आगे मेरा हाथ चला गया है, तो क्या होगा? एक मैसेज रिसेप्टर के थ्रू जो यहाँ मुझे मिला है, एक मैसेज यहाँ से ट्रेवल होगा और जाएगा हायर सेंटर में। अगर वो मैसेज है पेनफुल, अगर वो मैसेज है पेनफुल, तो वहां से क्या जवाब आएगा? भाग जाओ, हैं? कि यहाँ से भाग जाओ या हट जाओ। या अगर आप किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं कि आपको खतरा महसूस हो रहा है, तो आपको एक फियर का एहसास है, तो हमारे सिस्टम हमें क्या कह रहा है? अलार्म दे रहा होगा, यार यहाँ से भागो, निकलो, दूर भागो यहाँ से। तो इस तरह अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ प्रिक की है, तो वो मेरे लिए पेनफुल है या अच्छी है सेंसेशन? तो इनपुट क्या हुआ मेरे लिए? पेनफुल है। तो सिस्टम आएगा नर्वस सिस्टम में, और वहाँ से थ्रू मोटर सिस्टम मुझे वो कहेगा कि अपना दूसरा हाथ यूज़ करो, या ये जिस हाथ पे पेन हो उसको वहाँ से हटाओ। तो दिस इज द कंट्रोल और द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, ठीक है? नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, और दूसरा सिस्टम है ऑटोनॉमिक सिस्टम। ये क्या चीज़ होती है? ये इनसेंसिबल है, जिसका आपको पता नहीं, और बॉडी अपने मैकेनिज्म करे जा रही है, ठीक है? तो ये जब सारे सिस्टम पढ़ेंगे तो सारी चीज़ दोबारा रिवाइज होंगी। हार्मोन सिस्टम क्या है? हार्मोन्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ हार्मोन? ये प्रोटीन नेचर भी हो सकते हैं, और चले नेचर को छोड़ दें, अभी इनके फंक्शन पे हम आ जाते हैं, छोड़ दें नेचर अभी। इसका फंक्शन क्या हार्मोन का? कि ये यूं समझें कि ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे विच क्रिएट ए सब्सटेंस, which secretes substance, and these substance are called the hormone। हमारे ग्लैंड्स हैं कुछ बॉडी के अंदर जो एक सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हार्मोन। एंड दीज हार्मोन्स आर ट्रेवल टू द सर्कुलेशन एंड रीच द टारगेटेड ऑर्गन। इसके दो सूरतें हैं, या तो कोई लोकलाइज हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसने उसी जगह असर करना है, या एक हार्मोन रिलीज किसी जगह हुआ है और पहुंचा कहीं पे है, पहुंचा कहीं पे और वहां जाके असर कर रहा है। ठीक? अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा इधर दिमाग के अंदर मौजूद है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके दो पोर्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अब पिट्यूटरी तो यहाँ है और एक्शन वो कहीं और कर रहा है, एक्शन वो कहीं और कर रहा है, तो उसको
जो उसकी रिलीज होने से जो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, एंड दैट हार्मोन इज रीच एट द टारगेटेड ऑर्गन, जहाँ पे जाके उसने उसका असर करना है, तो वो जो भी असरात होंगे दैट इज यूजफुल और हार्मफुल or otherwise for the maintenance of the body, for the homeostasis of the body. अब अगर हम इसके कोई एग्जांपल ले लें, कोई हार्मोन बताओ। तो मेडुला से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा हूँ। एक ग्रोथ हार्मोन हम लेते हैं, चले ग्रोथ हार्मोन तो सबको पता है, ग्रोथ हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज तो यहाँ से हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, वहाँ से रिलीज होके ये बॉडी के डिफरेंट पोर्शन में जा रहा है और वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट में असर कर रहा है। अब इसी तरह अब लिवर की तरफ हम चले जाएं, वहाँ पे कौन से हार्मोन? बेशुमार हार्मोन है। अगर हम बॉडी लेवल में शुगर का लेवल बढ़ जाए, शुगर का लेवल बढ़ जाए तो एक हार्मोन रिलीज होता है जो उसको डिक्रीज करता है, और अगर लेवल कम हो जाए तो ग्लूकागॉन। अब ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? पैनक्रियाज से, फ्रॉम द आइलेट ऑफ द पैनक्रियाज, जो भी बाकी चीज़ें हैं। तो लेंगर आंसर ठीक है। अच्छा, उसके बाद ओवेरियन हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, बेशुमार पैराथायराइड हार्मोन है, इनका डिफरेंट कंट्रोल है। ये सारी चीज़ें बाद में आप पढ़ेंगे। अब ट्रॉपिक समझा नहीं बात आपको, क्या कह रहे हैं? सोमैटोट्रॉपिक हैं? क्वेश्चन बाद मुझसे पूछ लेना है लेक्चर के बाद है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि बॉडी में कंट्रोल करने के लिए दो मैकेनिज्म है, इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक, क्या मुराद है फीडबैक से? कि कोई चीज प्रोड्यूस हुई है, उसने हमें फीडबैक देना है। ठीक है? कोई एक हार्मोन प्रोडक्शन किसी हार्मोन की ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से अगर उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हुई है कि तो क्या वो हार्मोन प्रोडक्शन करता ही रहेगा या नहीं? एक वक्त आएगा कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हमारा मैकेनिज्म कहेगा इस हार्मोन की रिलीज बंद करो। जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ये कहाँ से आ रहा है? हायर सेंटर से। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये है पिट्यूटरी का हार्मोन, ये थैलमस का हार्मोन। ठीक है? ये इस पे इफेक्ट कर रहा है, ये इस पे इफेक्ट कर रहा है, और ये नीचे थायराइड ग्लैंड। ठीक है? अब थायराइड ग्लैंड में इसकी वजह से T3 और T4 वगैरह बन रहे हैं। ठीक है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, उसने स्टिमुलेट किया थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन को, और उसकी वजह से थायराइड में उसने अपना काम किया और T3 T4 की प्रोडक्शन हुई। T3 T4 की जब प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो उसके अपने नुकसान आते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म है कि इसकी प्रोडक्शन की वजह से इसको ये कहेगा इसके प्रोडक्शन डिक्रीज करो, इसकी प्रोडक्शन डिक्रीज करो, और इसके साथ ये इसको भी मैसेज देगा कि इसकी प्रोडक्शन भी डिक्रीज करो। इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मोस्टली जो हार्मोन हमारे हैं, जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर,
इट डिपेंड ऑन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये मोस्टली नेगेटिव फीड मैकेनिज्म आर यूजफुल फॉर द बॉडी। इसमें नेगेटिव फीडबैक में क्या हुआ, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, उस प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुई है उसने इटसेल्फ मैसेज दिया है कि इसको कम करो। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक एग्जांपल आपको दी हार्मोन की। अब इसी तरह एक मैकेनिज्म है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या करता है, वो फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? कोई एग्जाम्पल है? नहीं, मेरा सवाल ये है कि नेगेटिव फीडबैक को जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, अब इसके अगेंस्ट एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, फौरी तौर पे हमारे जहन में क्या जवाब आता है कि ये नुकसान है या फायदेमंद है? ये फायदेमंद है। मैं कहूँ फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। एक सिचुएशन आपको बताते हैं कि एक हमारी बॉडी में ब्लड फ्लूइड या ब्लड लेवल कितना है, अबाउट 5 लीटर, 5 लीटर्स, ठीक है। 5 लीटर्स ब्लड हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रहा है जो हमारे लिए यूजफुल है। कोई सडन एक्सीडेंट हो जाता है और मोर देन 2 to 3 लीटर ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है। 2 लीटर कह लें, 2 लीटर ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे ये मैकेनिज्म क्या काम करेगा? ब्लड लॉस हो गया है तो हमारा मैकेनिज्म क्या होगा? सबसे पहले हमारा ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा उसको मेंटेन करने के लिए, बट उसको कंपनसेट नहीं कर सकेगा। ब्लड प्रेशर का लेवल और कम हो जाएगा और कम होता चला जाएगा अंटिल उसकी डेथ हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दिस कॉल्ड द। इसके अपोजिट अगर आप ले लें, अगर उसका लॉस 1 लीटर या 1 लीटर से कम होता है, 1 लीटर या 1 लीटर से कम होता है, तो उसमें क्या होगा? बॉडी को नुकसानदेह होगा या बॉडी उसको कवर अप कर जाएगी? बॉडी उसको कवर अप कर जाएगी। जो ब्लड प्रेशर कम हो रहा है उसको मेंटेन करेगी बॉडी। ब्लड प्रेशर मेंटेन कैसे होता है? वो ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस कैसे होती है? सिंपल वे इसमें जो इसी चैप्टर में लिखा हुआ कि इट इज कंट्रोल बाय द बैरो रिसेप्टर्स एंड दीज बैरो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एट द बाइफर्केशन ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जहाँ बाइफर्केट कर रही है वहाँ पे ये रिसेप्टर मौजूद हैं, या एट द लेवल ऑफ द आर्क ऑफ एओर्टा। अब ये रिसेप्टर्स जो हैं ये सेंसिटिव हैं फॉर द ब्लड प्रेशर। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यूनिट हमेशा अपने साथ बोलना है, लिखना भी है और बोलना भी है। अगर ये ब्लड प्रेशर 120/80 से बढ़ जाता है, 170 हो जाता है, तो बैरो रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होना शुरू होते हैं। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है बैरो रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और वो हमें बताते हैं बॉडी को कि इसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है। तो बॉडी में अब हम कहेंगे कि होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म शुरू हो गया, तो बॉडी कहेगी कि इसको डाउन करो, इसको डाउन करो।
तो उसको डाउन करने के लिए क्या होगा कि ब्लड वेसल डायलेट होना शुरू हो जाएंगी। हमारी जो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर है जो स्किन में मौजूद है या दूसरी जगह पे, वो डायलेट होना शुरू हो जाएंगी, तो ब्लड जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। जो एक जगह कम था वो अब फैलना शुरू हो गया है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसके अपोजिट ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने कहा वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। उसमें वेजो डायलेशन थी, इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगी। तो यही फार्मूला वो जो ब्लड लॉस हमारा हो रहा था इंजरी के अंदर, वहाँ पे मेंटेनेंस अगर कवर अप हो रही है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, अगर कवर अप नहीं हो रही तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एक और एग्जांपल देते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। हमारे यहाँ पे कट लगा है, तो वहाँ पे फौरन कुछ देर के बाद बंद हो जाता है, क्यों? वहाँ पे एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, अभी फिलहाल ये एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म है कि सबसे पहले वहाँ पे प्लेटलेट्स आती हैं, फिर उसकी एग्रीगेशन होती है, क्लॉट फॉर्मेशन होना शुरू होती है। अगर ये मैकेनिज्म ना हो तो ब्लड हमारा वहाँ से आउट होता रहे। तो ये एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। ये है कि कट बाहर लगा है और क्लॉट बना है, तो ये फायदेमंद है। और अगर इनसाइड द क्लॉट हो गया है, एथेरोस्क्लेरोटिक क्लॉट हो गया है और वो डिसलॉज हो गया है आपकी वेसल के अंदर, हार्ट की जो वेसल हैं, तो उसको हार्ट अटैक होगा। ये उसका नुकसान है। ये उसका काम एक ही है कि वहाँ भी क्लॉट बना है बट इनसाइड द वेसल, और ये क्लॉट बन रहा है आउटसाइड द वेसल, तो ये हमारे लिए फायदेमंद है और इनसाइड वेसल जो है वो नुकसानदेह है। अब एक एग्जांपल और है कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब बेबी एंगेज होता है सर्विक्स में, तो वहाँ से स्ट्रेच रिसेप्टर्स जाते हैं हायर सेंटर की तरफ। स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और वो हायर सेंटर की तरफ जाते हैं और वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है? कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। जब कंट्रैक्शन करेंगे तो बेबी डिलीवर होना शुरू होगी। अगर ये कंट्रैक्शन रुक जाए तो बेबी डिलीवर नहीं होगी। तो ये पॉजिटिव फीडबैक में उसको मुसलसल स्टिमुलेशन हमें चाहिए, टू एक्सपेल ऑफ द बेबी। तो ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक नहीं होगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा तो यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये एग्जांपल है फॉर द पॉजिटिव फीडबैक और फॉर द बेनिफिट ऑफ द बॉडी। इससे पहले जो एथेरोस्क्लेरोटिक बताया था वो नुकसान था। इस तरह पॉजिटिव फीडबैक में एक और आता है LH सर्ज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह वाइवा क्वेश्चन भी है, व्हाट इज LH सर्ज? कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है बिफोर ओवुलेशन, 2 days बिफोर ओवुलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है एंड दिस इज कॉल्ड LH सर्ज। आमतौर पे जब हार्मोन इंक्रीज होता है तो वो फीडबैक करके नेगेटिव करके उसको कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देता है। फॉर द ओवुलेशन इसकी कंसंट्रेशन हमें ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फीडबैक है, और अगर यहाँ पे नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगी। कोई और एग्जांपल ध्यान में आई हो? काफी है इतनी? आज के लिए काफी है इतना? क्या टाइम हो रहा है?
अटेंडेंस हो गई है? हाँ आता है, आता है। सोडियम की लीकेज होती है, बड़ा क्वेश्चन आंसर क्या है? नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नेगेटिव आयन अंदर होता है, पॉजिटिव आयन बाहर होता है, ठीक है। जब भी कोई एक्शन स्टार्ट हो तो सोडियम को सबसे पहले लीकेज होती है, वो लीकेज होकर फिर मजीद बढ़ती है और मजीद सोडियम बाहर आता है, उसकी वजह से नर्व की प्रोपगेशन होती है, ठीक है। ये भी उसके एग्जाम्पल है। सो इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अच्छा, कल से ऐसा है कि कल से हम आपका शुरू कर रहे हैं ब्लड, ठीक है। सेल आपका नेक्स्ट वीक में शुरू होगा। तो कल पहला लेक्चर है ब्लड के ऊपर। तो ब्लड के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ के आएँ कि ब्लड क्या होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस चीज़ के बनता है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, ख़ास तौर पे ब्लड का फंक्शन।